अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है। तो स्टूडेंट्स आज मैं हाजिर हूँ क्लास सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स के साथ। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा चैप्टर 8 के। तो भाई सबसे पहले तो आप न्यूमेरिकल को रीड करें। सेल्सियस थर्मोमीटर इन द लेबोरेटरी, यानी कि आपको लेबोरेटरी के अंदर सेल्सियस थर्मोमीटर यूज़ किया जा रहा है और वो रीड करता है सराउंडिंग टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट स्केल। इसका मतलब भाई आपको किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर कुछ वैल्यूज बता दी जाती हैं, यानी कि कुछ वैल्यूज आपको गिवन है और कुछ वैल्यूज आपसे रिक्वायर्ड है, और उसके बाद आपने एक फॉर्मूला जिसके थ्रू आप सॉल्व करेंगे और आपने यहाँ पर अपना मेथड मेंशन करना है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं जल्दी से इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले तो आपको गिवन टेम्परेचर कितना है सेल्सियस स्केल का, 30 डिग्री सेल्सियस, और आपको रिक्वायर्ड है फ़ारेनहाइट में। इसका मतलब ये आपने क्वेश्चन मार्क बना दिया। अब भाई फॉर्मूला क्या होता है, टी एफ किसके बराबर होता है, 9/5 मल्टीप्लाई बाय टी सी। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे उसके बाद आप उसमें ऐड कर देंगे 32 सेल्सियस। ठीक है, 32 वैल्यूज ऐड कर देंगे। चले भाई इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखो भाई बच्चों जल्दी से, अब आपके पास क्या आया, आपने लिखा टी एफ इज इक्वल टू 9/5, उसके बाद आपने लिखा मल्टीप्लाई बाय क्या है भाई 30, और फिर उसके बाद प्लस 32। कैंसिलेशन, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 एंड 6 प्लस 9 इट्स 54। और अब आप क्या करोगे, 54 में 32 ऐड करो ज़रा। तो आपने लिखा 54 और 32। तो भाई आपको पता चला 4 एंड 2 प्लस करा 6 एंड 5 एंड 3, तो आपके पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू बेटा किसके बराबर आई, टी एफ इज इक्वल टू 86 एंड देन फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक बात और बताता चलूँ आप सब बच्चों को कि जो आपका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर यूज होता है ना बच्चों, वो बॉडी टेम्परेचर हमेशा किसके अंदर होता है, आपका फ़ारेनहाइट के अंदर, जो हम फीवर्स वगैरह अपने चेक करते हैं। चले भाई अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ब्रास स्फीयर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर आपसे बात की जा रही है किसकी बच्चों, स्फीयर की। तो पहली बात तो कुछ जनरल फॉर्मूला है स्फीयर के लिए, जब भी आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहां पे एक कांस्टेंट फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास स्फीयर ऑफ 0.6 मीटर इन डायमीटर। यानी आपको यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। कुछ वैल्यूज गिवन है, तो सबसे पहले आपने गिवन वैल्यूज को मेंशन किया। गिवन वैल्यू सबसे पहले आपके पास क्या है, डायमीटर, और वो डायमीटर कितना है बच्चों, 0.6 एंड देन मीटर। उसके बाद आपको टेम्परेचर 1 कितना गिवन है, 30 डिग्री सेल्सियस, और आपको टेम्परेचर 2 कितना गिवन है, वो आपके पास गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि आप इसमें रिक्वायर्ड है आपके पास, यानी मैं यहाँ पर लिखूंगा रिक्वायर्ड। और भाई बच्चों रिक्वायर्ड में क्या चीज़ है आपके पास, चेंज इन वॉल्यूम स्फीयर, ये आपको मालूम करना है, तो आपने इसके साथ क्वेश्चन मार्क बना दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कौन कौन से फॉर्मूलाए यूज़ करने हैं। सबसे पहली बात तो बेटा कि आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करना होगा वो होगा एक रिलेशन विच इज़ डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा V1 डेल्टा टी। ये है मेन फॉर्मूला, लेकिन ना आपके पास बीटा है ना आपके पास V1 है। तो भाई आप बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिलेशन ऑफ 3 अल्फा के साथ। अब ब्रास के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, वो देखेंगे हम। अल्फा की वैल्यू ब्रास के लिए क्या होती है। अच्छा, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद होती हैं, गिवन होंगी। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और वो वॉल्यूम किसका बच्चों,
आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसका, इनिशियल, ठीक है। तो V1 की जगह पे आप क्या लिख देंगे, 4/3 पाई आर और क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, तो भाई बच्चों अब हम लिखेंगे यहाँ पर सिंप्लीफाई, जो मैं इसको आपको करवाऊंगा वो बच्चों मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ कि मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा V1। अब देखो भाई, V1 इज इक्वल टू 4/3, पाई की जगह आप क्या लिख देंगे, 3.14, और R, भाई बच्चों R, R बेसिकली ये जो D है ना, इस D को जब आप डिवाइड करवाते हैं ना 2 से, तो आपके पास आता है R। तो 0.6 को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.3, और आप इसका ले लोगे 0.3 का क्यूब। तो भाई आप भी सॉल्व करें, मैं भी जल्दी से सॉल्व करता हूँ। 0.2 का आपने क्यूब लिया, आंसर आया आपके पास 8 एक्सपोनेंट -3, मल्टीप्लाई आपने 3.14 से किया, मल्टीप्लाई आपने 4 से किया, जो भी आंसर आया उसको डिवाइड किया हमने 3 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है V1 का बच्चों वो क्या आता है, हम लिखेंगे यहाँ पे, आफ्टर सिंप्लीफाई दिस V1 इज इक्वल टू 0.0334 एंड आंसर आएगा आपका मीटर क्यूब में, ठीक है। सो V1 कैलकुलेट करने के बाद अब हम देखेंगे कि ब्रास के लिए जो बीटा है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। जो अल्फा की वैल्यू होती है ब्रास के लिए वो होती है 19 एक्सपोनेंट -6 केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे बीटा इज इक्वल टू 3, और अल्फा की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 19 एक्सपोनेंट -6। सॉल्व करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 19 एक्सपोनेंट -6, तो आपके पास आंसर क्या आया, आपके पास आंसर आएगा ये आपके पास जो आंसर आया वो किस फॉर्म में, 0.000057। इसका मतलब बीटा आपके पास किसके बराबर आ गया, 5.7 एक्सपोनेंट -5, 5.7 एक्सपोनेंट -5 केल्विन इनवर्स। सही है भाई बच्चों। और आपको डेल्टा टी कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा टी T2 माइनस T1। जब आप डेटा चेक करोगे तो T2 आपके पास कितना था, 100। देखते हैं भाई T1 कितना है, T1 आपके पास है 30 डिग्री। तो आपने क्या किया, 100 में से माइनस कर दिया किसको, 30 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 डिग्री सेल्सियस। ये आ गई आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू। नाउ देखें आपके पास वॉल्यूम कितना है, 0.0334। आपके पास बीटा की वैल्यू कितनी है, 5.7 एक्सपोनेंट -5, और डेल्टा टी कितना है, तो आपको पता चला कि आपके पास डेल्टा टी भाई 70। चले जी, अब इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा V1 डेल्टा टी। तो यहाँ मैंने लिखा डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा की जगह पे 5.7 एक्सपोनेंट -5, ठीक है भाई, और V1 की जगह पे 0.0334, और डेल्टा टी की जगह पे क्या लिख दिया, 70। तो भाई डेल्टा V की वैल्यू किसके बराबर आई, इनको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.0334, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 70 से। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, आंसर आया डेल्टा वी इज इक्वल टू 1.332 एक्सपोनेंट -4 और मीटर क्यूब। सही है भाई बच्चों। तो
ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको आपको होमवर्क देता हूँ, लेकिन मैं ट्रिक बता देता हूँ। A steel bar is 10 meter in length at -2.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आपको ये गिवन है L1 और ये गिवन है T1। What will be the change in its length when it is 25 डिग्री सेल्सियस? इसका मतलब जब आपका ये जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाए, T2 इतना हो जाए, तो आपको क्या मालूम करना है, चेंज इन लेंथ। इसका मतलब आपको मालूम करना है डेल्टा एल। ठीक है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा L1 डेल्टा टी। इस फॉर्मूले के थ्रू आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको आपने खुद करना है, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस। चले जी आगे बढ़ते हैं। इस न्यूमेरिकल को करवाता हूं मैं। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ज़रा देखिएगा। सवाल कर रहे हैं और 10 किलोग्राम ऑफ वाटर फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 854 मीटर। अच्छा जी, एक वॉल है जो कि 854 मीटर जो है वो हाइट रखती है अपनी, और इससे एक वाटरफॉल से वाटर नीचे गिर रहा है। इसका मतलब आपको हाइट कितनी गिवन है ज़रा समझिएगा। हाइट आपको गिवन है और वो कितनी गिवन है, 10 किलोग्राम। और सॉरी, मास आपको वाटर का कितना गिवन है, 10 किलोग्राम। और इसमें जो हाइट गिवन है वो कितनी है, 854 मीटर्स। ऑल द एनर्जी इज इफेक्टिव इन हीटिंग दी वाटर। देखो बच्चों, जब भी ये बॉडी यानी कोई भी बॉडी डाउनवर्ड आती है तो इस पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ थी जो मैक्सिमम होगी। अब वो जब डाउनवर्ड आ रही है तो इसका मतलब इंटर कन्वर्जन हो रही है एनर्जी में। अब यहाँ बोल रहे हैं कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो उस वाटर के टेम्परेचर को कम कर गई। इसका मतलब यहाँ पर उसका जो जो भी टेम्परेचर था वो कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस यानी T1। इस जगह पर टेम्परेचर क्या होगा, देखिए कॉमन एग्जाम्पल है, जो वाटरफॉल्स होते हैं वो ऊपर ठंडे होते हैं लेकिन जब नीचे आते तो वो ठंडे नहीं रहते। तो वाटर का टेम्परेचर चेंज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का जिक्र होगा। तो T1 आपके पास बच्चों कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है तो वो कांस्टेंट है 4200, याद रखिएगा। और उसके बाद क्या है आपके पास, स्पेसिफिक हीट की यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए यूनिट निकालने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये होता है MC डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू की जगह पे आ जाएगा जूल, और ये मास यहाँ के डिवाइड हो गया किलोग्राम इनटू केल्विन या सेल्सियस। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जब भी कोई बॉडी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है तो कांस्टेंट 9.8 हम वो भी ले लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसका फाइनल टेम्परेचर। देखो इस केस के अंदर यहाँ पे ये बात हमें पता चलनी चाहिए कि जो भी आपके पास वाटर की एनर्जी है वो चेंज हुई है। अब वो चेंज कैसे आ रहा है इसको हम देखते हैं। यानी यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है यानी डेल्टा क्यू, वो किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के। तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दूंगा, MC डेल्टा टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, MGH के। अब देखो भाई, इस M से ये M कैंसिल, C की जगह पे आपने क्या लिखा, 4200, डेल्टा टी की जगह पे T2 माइनस 20 इज इक्वल टू, जी की जगह पे आपने क्या लिखा, 9.8, एच की जगह पे आपने क्या लिखा, 854। सही है भाई। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 854 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 9.8। ठीक है,
तो ये हो गया T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 8369.2 और ये वैल्यू इधर आके क्या हो गई, डिवाइड हो गई, यानी डिवाइडेड बाय 4200। तो आपके पास देखें T2 की वैल्यू कितनी आ गई, इसको डिवाइड करने के बाद 1.99 और ये माइनस का 20 राइट साइड पे जाके प्लस का 20। So the final value of T2 is 21.99 डिग्री सेल्सियस। सही है भाई बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी और रूट मीन स्क्वायर स्पीड को सॉल्व करवाऊंगा। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।